नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जुलाई 2026 में निधन हुए जनरल विश्वनाथ शर्मा भारत के कौन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे? तो यहाँ हम देखते हैं कि जुलाई 2026 में क्या हुआ था, निधन हुआ था। कौन थे? जनरल विश्वनाथ शर्मा भारत के कौन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे? तो यहाँ जो सही आंसर है वो है 14वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। 14वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल विश्वनाथ शर्मा, जिनका निधन 31 जुलाई 2026 को हुआ था। 1 मई 1988 से 30 जून 1990 तक ये भारत के 14वें थल सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने सेवाएं दी थी। जनरल वी एन शर्मा जून 1950 में 16वीं लाइट कैवलरी में नियुक्त हुए थे और भारतीय थल सेना की जो एक क्या है बख्तरबंद रेजिडेंट है उसमें इनकी नियुक्ति हुई थी। जनरल विश्वनाथ शर्मा की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात नियुक्त होकर भारत के थल सेना प्रमुख बनने वाले प्रथम अधिकारी थे। ये एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि स्वतंत्रता के उपरांत नियुक्त होकर भारत के पहले थल सेना प्रमुख बनने वाले अधिकारी कौन है? जनरल विश्वनाथ शर्मा। जनरल विश्वनाथ शर्मा ने पूर्वी सेना कमांडर के रूप में कार्य करते हुए 1987 में सुमदोरोंगचू गतिरोध में चीन के साथ सैन्य परिस्थिति के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुमदोरोंगचू गतिरोध जो है वो भारत चीन सीमा क्षेत्र में के पूर्वी सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश में ये गतिरोध उत्पन्न हुआ था। तो ये जो गतिरोध है सुमदोरोंगचू, ये गतिरोध किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा से संबंधित है। जनरल विश्वनाथ शर्मा के छोटे भाई मेजर सोमनाथ शर्मा स्वतंत्र भारत के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता रहे हैं। परमवीर चक्र की स्थापना कब की गई थी? 1947 में की गई थी और ये शत्रु के समक्ष प्रदर्शित सर्वोच्च वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। दिल्ली छावनी स्थित बराड़ स्क्वायर सशस्त्र सेना कर्मियों के अंतिम संस्कार के लिए एक सैन्य दागा स्थल जो है वो भी बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शहीद उधम सिंह शहादत दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद उधम सिंह शहादत दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद उधम सिंह शहादत दिवस की जब हम बात करते हैं तो कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के बलिदान को सम्मान देने के लिए यह बनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम में इनका जन्म हुआ था और माता पिता की मृत्यु के बाद इनका जो पालन पोषण है वो केंद्रीय खालसा अनाथालय द्वारा किया गया था। उधम सिंह ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रतिरोध लेने के लिए 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की गई थी। उधम सिंह के द्वारा क्या किया गया था? 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिरोध देने के लिए 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अमृतसर के जो ब्रिगेडियर हैं जनरल रेजिनॉल्ड डायर के आदेश पर यह हुआ था। उधम सिंह गदर पार्टी से जुड़े हुए थे और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया था। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को लंदन स्थित पेंटनविल कारागार में फांसी दी गई थी। पेंटनविल कारागार में फांसी दी गई थी। ये कहाँ है? ये लंदन में है। लंदन से पेंटनविल कारागार में फांसी दी गई और अवशेष 1974 में भारत लाए गए थे। उधम सिंह ने राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम रखा था। राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम अपनाया था, जो भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एकता का प्रतीक माना जाता है। उत्तराखंड का जो है वो उधम सिंह नगर जिले और अमृत से जलियांवाला बाग के निकट शहीद उधम सिंह संग्रहालय जो है वो उनकी विरासत के संरक्षण में नाम रखा गया है। विदेशी मामलों में संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने पोलर रिप्रेजेंटेटिव ध्रुवीय प्रतिनिधि नियुक्त करने का सुझाव दिया था? तो विदेश मामलों की जो संसदीय स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष जिन्होंने
ध्रुवीय प्रतिनिधि नियुक्त करने का सुझाव दिया था? उसका सही आंसर है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। संसदीय विदेश मामलों की स्थायी समिति ने आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में भारत की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक ध्रुवीय प्रतिनिधि नियुक्त करने का सुझाव दिया था। किन क्षेत्रों के लिए ये सुझाव दिया गया था? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों के लिए ये सुझाव दिया गया था। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में भारत की भूमिका और उपस्थिति शीर्षक वाली संसदीय विदेशी मामलों की जो स्थायी समिति है उसने 30 जुलाई 2026 को संसद में ये प्रस्तुत की थी। कब की थी? 30 जुलाई 2026 को। प्रस्तावित ध्रुवीय प्रतिनिधि भारत को ध्रुवीय कूटनीति को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में सहायता करेगा। आर्कटिक क्षेत्र 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर का जो भाग है वह स्थल से घिरा हुआ क्या है? महासागर है। जबकि जो अंटार्कटिक क्षेत्र है वो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे का जो भाग है वो घिरा हुआ भाग है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र संयुक्त रूप से पृथ्वी की लगभग क्या है? 90% हिमानी बर्फ को धारण करके रखता है और 70% मीठे जल संसाधनों को समाहित करता है। भारत ने अंटार्कटिका में 2 स्थायी अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मैत्री केंद्र जिसकी स्थापना 1989 में हुई, अर्थात भारत ने अंटार्कटिका में क्या कर रहे हैं? 2 स्थायी केंद्र स्थापित कर रखे हैं। अंटार्कटिका में 2 स्थायी केंद्र स्थापित कर रहे हैं जिनका संचालन भारत द्वारा किया जाता है ना? मैत्री केंद्र जिसकी स्थापना 1989 में हुई। दूसरा है भारती केंद्र। पहला मैत्री केंद्र और दूसरा भारती केंद्र जिसकी स्थापना कब हुई? 2012 में हुई थी। भारत ध्रुवीय मामलों में विज्ञान आधारित नियमों का पालन करने वाली तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नीति अपनाता है जिसमें जलवायु अनुसंधान, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों से संबंधित सहयोग भी इसमें शामिल किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाले जलवायु परिवर्तन जो है वो भारत को समुद्र के स्तर में वृद्धि, मानसून के स्वरूप में परिवर्तन, तो ये जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत को क्या लाभ होता है? एक तो जलवायु परिवर्तन से भारत के जो समुद्र स्तर में वृद्धि की स्थिति बनेगी, मानसून के स्वरूप में परिवर्तन की जो दशाएं आती है, वैश्विक जलवायु प्रणाली पर प्रभाव और नौवहन के जो अवसर हैं वो इससे प्रभावित होते हैं और भारत के जो रिसर्च क्षेत्र है, शोध क्षेत्र है, उसको यहाँ से मदद मिलती है। तो जो कमेटी थी उसने ध्रुवीय प्रतिनिधि नियुक्त करने की सिफारिश की थी। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2026 में भारत की रैंक क्या थी? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2026 में भारत की रैंक क्या थी? 172वीं रैंक, 173वीं, 176वीं और 178वीं। इसका सही आंसर है 176वीं रैंक। 176वीं रैंक। कुल 177 देशों में इसकी जो रैंक है, 177 देशों में ये डेटा लिया गया था, उसमें भारत की जो रैंक है वो भारत की रैंक कौन सी रही है? 176वीं। तो ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि भारत की जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो बहुत ही नीचे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 की जब हम बात करेंगे तो ये क्या करता है? एक तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वायु की गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य से संबंधित 12 पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, उन पर्यावरणीय विषयों की श्रेणियों में 47 संकेतकों के आधार पर, ये ध्यान रखना है क्या है, 12 मुद्दे हैं और 12 मुद्दों में कितने संकेतक हैं? 47 संकेतक के आधार पर कितने देशों का मूल्यांकन करता है? 177 देशों का मूल्यांकन करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का जो विकास है वो येल पर्यावरण विधि व नीति केंद्र के द्वारा, येल पर्यावरण विधि व नीति केंद्र, कोलंबिया विश्वविद्यालय का जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान सूचना नेटवर्क केंद्र है और येल भूस्थानिक समाधान केंद्र है के द्वारा किया गया है। तो जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के विकास की बात करते हैं तो किसने विकास किया इसका? येल पर्यावरण विधि व नीति केंद्र ने, कोलंबिया विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान सूचना नेटवर्क केंद्र और येल भूस्थानिक समाधान केंद्र द्वारा किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 26 की जो रैंकिंग है उसमें एस्टोनिया ने 74.79 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान किसे दिया गया है? एस्टोनिया को प्रथम स्थान दिया गया है। जबकि लग्जमबर्ग जो है और यूनाइटेड किंगडम जो है वो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो जो प्रथम 3 है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम। 2026 की रैंक में भारत को जो अंक मिले हैं वो 22.46 अंक मिले हैं। भारत को कौन से अंक मिले हैं?
22.46 अंक के साथ 176वें स्थान पर भारत रहा है और मूल्यांकित देशों में लाओस से ही ये ऊपर है, अतः सबसे अंतिम स्थान किसे मिला है? लाओस को मिला है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में देशों का मूल्यांकन किसके रूप में करते हैं? जलवायु परिवर्तन समन, वायु गुणवत्ता, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक स्वास्थ्य, वन प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरणीय मानकों पर हम इसका सूचकांक का निर्धारण करते हैं। ये सूचकांक क्या करता है? नीतिगत मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि पर्यावरण प्रगति की तुलना में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को और पेरिस जलवायु समझौते के वैश्विक ढांचे को के साथ काम करता है। भारत के ने पूर्व के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की रैंकिंग पद्धति पर क्या करी थी? आपत्ति व्यक्त की थी, विशेष रूप से 2022 की रैंकिंग में, जिसमें भारत को 180 देशों में 180वां स्थान दिया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थानों पर यूरोपीय देशों का प्रभुत्व रहा है और उनका जो बेहतर पर्यावरणीय शासन और सतत विकास संबंधी जो उनकी कार्यविधि है उसके कारण यूरोपीय देशों को इसमें लाभ मिला है। 2026 में उद्घाटन किया गया अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य में स्थित है? उसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में, कौन सा जिला है? विजयनगरम जिले में भोगापुरम क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। इस हवाई अड्डा जो है ये कब बनना प्रारंभ हुआ था? 2014 में। राज्य के विभाजन के बाद ये आंध्र प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भोगापुरम हवाई अड्डा परियोजना का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर पीपीपी मॉडल के अंतर्गत जीएमआर विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के द्वारा किया गया। इस हवाई अड्डे का निर्माण में 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। उसके प्रथम चरण की जो वार्षिक यात्री क्षमता है वो 6 मिलियन है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में उड़ने वाली मछली की आकृति को प्रदर्शित किया गया है, जो बंगाल की खाड़ी और आंध्र की समुद्री विरासत के साथ पारंपरिक रंगोली डिजाइन को प्रदर्शित करती है। भोगापुरम हवाई अड्डे पर स्थानांतरण के बाद विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर नागरिक विमानन संचालन बंद कर दिया जाएगा, जिससे भोगापुरम क्षेत्र जो है वो नया विमान केंद्र बन जाएगा। तो भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वहाँ जब भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वायुयान आवागमन प्रारंभ हो जाएगा, तो विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर जो नागरिक विमानन संचालन सेवाएं हैं वो बंद कर दी जाएगी। ग्लासगो 2026 में जूडो में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम, देखिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीतकर किन 2 भारतीय जूडो ने इतिहास रचा है? ग्लासगो 2026 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता गया है और ये गोल्ड मेडल किसने जीता है? अस्मिता डे और हर्ष सिंह। किसने जीता है? अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने ये गोल्ड मेडल जीता है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने 31 जुलाई 2026 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। अस्मिता डे ने महिला वर्ग में 48 किलोग्राम जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई है। हर्ष सिंह ने पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 26 से पहले भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो के कुल 11 पदक जीते थे। तो पहले भी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो के 11 पदक जीते हैं, लेकिन कभी भी स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया था। पहले जो है 5 रजत पदक हैं और 6 कांस्य पदक हैं। तो पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? अस्मिता डे और हर्ष सिंह। अस्मिता डे ने किस में जीता है? महिला वर्ग में 48 किलोग्राम में, और हर्ष सिंह ने किस में जीता है? 60 किलोग्राम में जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। जूडो को 1990 में राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था।
और ये जापान की एक मार्शल आर्ट कला है। ये क्या है? जूडो। ये जापान की एक मार्शल आर्ट कला और युद्धक शैली है। यामिनी मौर्य ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 57 किलोग्राम जूडो वर्ग में रजत पदक जीता है। यामिनी मौर्य ने राष्ट्रमंडल 2026 के किसने 57 केजी जूडो में क्या जीता है? रजत पदक जीता है और वह फाइनल में इंग्लैंड की एसिलिया टॉपरॉक से पराजित हुई थी। जूडो में स्वर्ण स्कोर उस अतिरिक्त प्रतियोगिता अवधि को कहा जाता है जिसका उपयोग नियमित समय के बाद मुकाबला बराबरी पर समाप्त होने पर किया जाता है। अर्थात नियमित समय के बाद मुकाबला क्या हो जाता है? बराबरी पर समाप्त होने पर स्वर्ण स्कोर प्रतियोगिता अवधि को कहा जाता है, जबकि वजाआरी अंक जो है वो इप्पॉन से नीचे का स्कोर माना जाता है। किस देश ने 2026 में आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो नाम अपनाया है 2026 में आधिकारिक रूप से? ये तो जो हमारे पास ऑप्शन है तुवालू, पलाऊ, किरीबाती और नाउरू, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नाउरू ने 2026 में जो अपना आधिकारिक नाम है वो रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो कर दिया है। नाउरू ने 2026 में इसका जो आधिकारिक नाम है नाओ एरो गणराज्य अपनाया है, जिसके माध्यम से संवैधानिक संशोधन द्वारा द्वीप के मूल स्वदेशी नाम को पुनः स्थापित किया गया है। और इस नाम परिवर्तन की पुष्टि किसने की है? राष्ट्रपति डेविड एडी यंग ने कब की है? 31 जुलाई 2026 को की है, जिसके लिए नाउरू की संसद ने मई 26 में स्वीकृति जारी कर दी गई थी। उसकी पुष्टि राष्ट्रपति डेविड एडी यंग ने 31 जुलाई 2026 को की है। अब देश का जो आधिकारिक संक्षिप्त नाम है वो नाओ एरो रहेगा और देश का जो संकेत है एनआरओ और नागरिकों को डेई नाओ एरो कहा जाता है। नाम परिवर्तन का संबंध नाउरू भाषा डोरेन नाओ एरो को संरक्षण देने से संबंधित है, जिसे यूनेस्को द्वारा अत्यंत संकटग्रस्त भाषा की श्रेणी में लिया गया है। नावेरू कहाँ स्थित है? मध्य प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया का एक संप्रभु द्वीपीय गणराज्य है। जिसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र 21 वर्ग किलोमीटर है। 21 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है, जो वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद आता है। अर्थात वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद ये तीसरा सबसे छोटा राष्ट्र है। इसका कोई भी आधिकारिक राजधानी नगर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, इसकी कोई भी आधिकारिक राजधानी नगर नहीं है। और यारेन जो है वो जिला प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करता है। नाउरू की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और इसकी शासन व्यवस्था संसदीय गणराज्य प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रपति जो है वो राज्य के प्रमुख और शासन प्रमुख होते हैं। संयुक्त राष्ट्र को 26 जून 2026 को नाम परिवर्तन की औपचारिक सूचना प्राप्त हो गई है और उसने अपने आधिकारिक अभिलेखों में संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी 26 जून 2026 को नाम परिवर्तन की औपचारिक सूचना प्राप्त होने के बाद इसके जो अभिलेख हैं संयुक्त राष्ट्र के, उसमें भी ये नाम परिवर्तन का प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY के तहत जलाशयों व आंतरिक जल निकायों पर लगाने के लिए किस प्रकार की सोलर तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है? रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजी, फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी और कंसंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि योजना कौन सी है? सूर्य सरोवर योजना, PMSSY योजना, जलाशय और आंतरिक जल निकायों पर लगाने के लिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग जो है सौर तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं जलाशयों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में तैरती हुई सौर ऊर्जा क्षमता के विकास के लिए 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये जो सूर्य सरोवर योजना है इसकी कुल लागत 5070 करोड़ रुपए। ये किस प्रकार की योजना है? केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 से 31 तक 5000 मेगावाट, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5000 मेगावाट तैरती हुई सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का विकास
करना है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का जो मुख्य उद्देश्य की जब बात करें तो वो क्या है, जलाशय व अन्य उपयुक्त अंतर्देशीय जल निकायों पर तैरती हुई सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास करना है। इस परियोजना के अंतर्गत पात्रता पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को 1 करोड़ प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी की जाएगी? 1 करोड़ प्रति मेगावाट केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसे दी गई है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम को दी गई है। ये भी ध्यान रखना है कि इस योजना की जिम्मेदारी किसको दी गई? भारतीय सौर ऊर्जा निगम को दी गई है। इस योजना में सहस्थित ऊर्जा भंडार प्रणालियों को शामिल किया गया है, जिसकी न्यूनतम भंडारण क्षमता 2 घंटे या 10,000 मेगावाट घंटा रखी गई है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने भारत की तैरती हुई सौर ऊर्जा क्षमता का अनुमान लगभग 102.18 गीगावाट पीक लगाया है। अर्थात जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है उसका अनुमान है कि भारत में तैरती ऊर्जा क्षमता कितनी है? 102.18 गीगावाट है। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में तैरती सौर परियोजना भारत की स्थापित तैरती सौर ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 31 अगस्त 2026 से भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा DGFMS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसके रूप में? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की DGFMS के रूप में किसे महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, एयर मार्शल राकेश कुमार, एयर मार्शल संदीप थरेजा, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो एयर मार्शल संदीप थरेजा। एयर मार्शल संदीप थरेजा को महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसका? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का। एयर मार्शल संदीप थरेजा को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा व्यवस्था में ये सर्वोच्च चिकित्सा पद है जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या करता है? समन्वय करने का काम करता है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक का जो पद है वो किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और ये तीनों सेनाओं की चिकित्सा नीति, प्रशासन और परिचालन चिकित्सा की तैयारी के लिए उत्तरदायी होता है। एयर मार्शल संदीप थरेजा जो है वो सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय पुणे के पूर्व छात्र रहे हैं। संदीप थरेजा सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय पुणे के पूर्व छात्र थे। दिसंबर 1986 में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में ये नियुक्त हुए थे। एयर मार्शल संदीप थरेजा ने 1997 में 1997 में चिकित्सा विषय में MD और 2005 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में DM की उपाधि प्राप्त की थी। अपने सेवा काल के दौरान एयर मार्शल संदीप थरेजा ने सैन्य अस्पताल पठानकोट के कमांड अस्पताल लखनऊ के कमांडेंट और सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय पुणे के निदेशक व कमांडेंट के रूप में काम किया है। महानिदेशक चिकित्सा सेवा वायु के रूप में एयर मार्शल संदीप थरेजा ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए परिचालन चिकित्सा तैयारी और तीव्र चिकित्सा प्रणाली भीष्म क्यूब के संचालन में भी योगदान दिया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो संदीप थरेजा है उन्होंने गगनयान मानव अंतरिक्ष में और भीष्म क्यूब के संचालन में भी योगदान दिया है। सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय पुणे रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है, जबकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो नई दिल्ली है वो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। 2026 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? किसकी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। कब किया गया? 2026 में। 4 नाम हमारे पास हैं, मीरा जोशी, रुक्मणी देवी, अंजू शर्मा और वर्षा अशोक अगलावे। तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्षा अशोक अगलावे को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्षा अशोक अगलावे जो है वो 31 जुलाई 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की कौन सी 54वीं महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 54वीं महानिदेशक। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1851 में की गई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई थी। और ये किसके अंतर्गत काम करती है? खान मंत्रालय के अंतर्गत क्या काम करती है? भूवैज्ञानिक मानचित्रण का काम होता है। खनिज संसाधन आकलन के लिए एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में ये कार्य करती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है?
कोलकाता में, और ये भारत का सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक है। 1992 में वर्षा अशोक अगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में कार्यभार ग्रहण किया था और भूविज्ञान के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का इन्हें अनुभव है। वर्षा अशोक अगलावे की विशेषज्ञता किसमें है? जीवाश्म विज्ञान और परागकण विज्ञान में है। किसमें है? जीवाश्म विज्ञान और परागकण विज्ञान में है, जिनमें क्रमशः जीवाश्मों व परागकणों, बीजाणुओं व अन्य सूक्ष्म जैविक कणों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग जो है वो लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्वों जो महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में सहायता प्रदान करता है, जिसका उपयोग हम आधुनिक तकनीकों व स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों में भी कर सकते हैं। मध्य भारत के सालबर्डी गोरपेट क्षेत्र, मध्य भारत का जो सालबर्डी गोरपेट क्षेत्र है, अशोक अगलावे से संबंधित है। भूवैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से इन्होंने यहाँ डायनासोर घोंसला स्थल की खोज की थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है वो महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण, समुद्री खनिज अन्वेषण और प्रयोगशाला अवसंरचना के विकास जैसी गतिविधियों में भी खनिज सुरक्षा में योगदान प्रदान करता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अजीत डोभाल जी को प्रदान किया गया। अजीत डोभाल जी को। सही आंसर क्या है? अजीत डोभाल। 1 अगस्त 2026 को कहां प्रदान किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? एक तो स्मृति चिन्ह होता है, प्रशस्ति पत्र होता है और 1 लाख रुपए की नकद राशि इसमें दी जाती है। ये पुरस्कार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 26 प्रदान किया था। अजीत डोभाल 1968 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ये अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री को ये आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के संबंधित विषयों पर क्या करते हैं? सलाह देते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में हुआ था और निधन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। वे केसरी विद्या मराठा समाचार पत्रों के क्या रहे थे? संपादक रहे थे। अजीत डोभाल ने की जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें हम देखते हैं आतंकवाद रोधी अभियान में उन्होंने नेतृत्व किया, सामरिक गुप्तचर सेवा को लागू में मदद की, सीमा सुरक्षा में मदद की, डोकलाम गतिरोध को समाप्त करने और बालाकोट वायु आक्रमण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। हाल ही में अगस्त की किस तारीख को वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में मनाया गया है? इसका सही आंसर है 1 अगस्त। 1 अगस्त को हमने क्या मनाया है? वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में मनाया है। विश्वव्यापी वेब दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्वव्यापी वेब का जो आविष्कार है वो ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स ली कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। सर टिम बर्नर्स ली कब किया? 1989 में इन्होंने किया था। जब वो कहाँ कार्यरत थे? CERN में कार्यरत थे। विश्वव्यापी वेब परस्पर जुड़े हुए वेब पृष्ठों व वेबसाइट की एक क्या है? प्रणाली है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हम वेब ब्राउजर का उपयोग करके गमन करते हैं। विश्वव्यापी वेब की जो प्रमुख तकनीकें हैं उसमें वेब पृष्ठों का निर्माण करना, HTML, सूचना के स्थानांतरण के लिए HTTP और ऑनलाइन संसाधनों के लिए URL को इस्तेमाल किया जाता है। विश्वव्यापी वेब को अगस्त 1991 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था और CERN द्वारा 30 अप्रैल 1993 को वेब सॉफ्टवेयर को निःशुल्क जारी कर दिया गया था। तो ये निःशुल्क कब जारी हुआ था? 30 अप्रैल 1993 को। वेब के विकास को वेब 1.0, स्थिर वेब, वेब 2.0 परस्पर क्रियाशील और उपयोगकर्ता निर्मित सामग्री तथा वेब 3.0 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थपूर्ण वेब विकेंद्रीकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विश्वव्यापी वेब ने ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल संचार, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी सेवाओं को सक्षम बनाकर आधुनिक समाज में व्यापक परिवर्तन किया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि विश्वव्यापी वेब के द्वारा आज हम जितने भी काम कर रहे हैं
वो सारे काम क्या होते हैं, जैसे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल संचार, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, सारी वेबसाइट्स वगैरह, उससे जो संचार की सुविधा है, इन सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित गति से हो रहा है। इंटरनेट और विश्वव्यापी वेब अलग अलग अवधारणाएं हैं। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क अवसंरचना है, जबकि वेब जो है उस पर कार्य करने वाली सूचना प्रणाली है। तो इंटरनेट तो क्या है, एक नेटवर्क अवसंरचना है, और वेब जो है उस पर जो इंफॉर्मेशन हम अपलोड कराते हैं वो वेब प्रणाली है। हाल ही में किस राज्य की पिथोरा पेंटिंग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है? इसका सही आंसर है गुजरात। किसको दिया गया है जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? पिथोरा पेंटिंग को। वो कहाँ की है? गुजरात की। गुजरात की पिथोरा चित्रकला को इसकी प्रामाणिकता और जनजातीय पहचान के संरक्षण के लिए एक जीआई टैग दिया गया है। पिथोरा चित्रकला क्या है? आनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। पिथोरा क्या है? एक आनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है, जिसको प्रमुख रूप से राठवा, भिलाला व नायक जातियों के द्वारा अब बनाया जाता है। ये चित्रकला परंपरागत रूप से घरों की भीतरी दीवारों पर बाबा पिथोरा की आराधना के लिए बनाई जाती है। समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति, सौभाग्य का देवता हम किन्हें मानते हैं? बाबा पिथोरा को। उनके घरों के भीतरी दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। अब इस चित्रकला में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए जाते हैं? घोड़े बनाए जाते, जनजातीय देवता बनाए जाते हैं, सूर्य बनाया जाता है, चंद्रमा बनाया जाता है, पशु पक्षियों चित्रण किया जाता है, वनस्पतियां, कृषि व दैनिक जीवन का चित्रण इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। जीआई टैग जो है वो जनजातीय शिल्पकारों को बाजार में पहचान, उत्पाद की प्रामाणिकता और उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। जीआई मान्यता से राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों, निर्यात बाजारों, ई वाणिज्य मंचों, हस्तशिल्प संवर्धन कार्यक्रमों में पहुंच की सुलभता उपलब्ध होती है, नए अवसर उपलब्ध होते हैं। जीआई टैग क्या है? प्रत्यक्ष विपणन व सुदृढ़ ब्रांड पहचान को बढ़ावा देने कर शिल्पकारों की बिचौलियों पर निर्भरता को क्या करता है? कम करता है। यह मान्यता भारत की अमूर्त जनजातीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण सुदृढ़ करने के लिए नई पीढ़ी को इस परंपरा को संरक्षण हेतु क्या करती है? प्रेरित करती है। डेकाथलॉन में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? ये कौन सा गेम है? डेकाथलॉन में कॉमनवेल्थ गेम में पहला भारतीय कौन है एथलीट? 4 ऑप्शन हमारे पास, नीरज चोपड़ा, तेजस्वी शंकर, अविनाश शामले, तजिंदर पाल सिंह। तो इसमें जो सही आंसर वो है तेजस्वी शंकर ने डेकाथलॉन में कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीतकर पहले भारतीय एथलीट होने का गौरव प्राप्त किया है। तेजस्वी शंकर जो है ये कब? ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कौन सा पदक जीता इन्होंने? कांस्य पदक जीता है। तेजस्वी शंकर ने पुरुष डेकाथलॉन में 7,976 अंक प्राप्त किए हैं। कितने? 7,976 अंक प्राप्त किए हैं, और 2 दिन में आयोजित सभी 10 स्पर्धाओं को पूरा करने के बाद तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। राष्ट्रमंडल खेल 26 में पुरुष डेकाथलॉन का जो स्वर्ण पदक है वो ग्रेनेडा के लिंडन विक्टर ने, और रजत पदक जो है वो कनाडा के डेमियन वार्नर ने जीता है। तेजस्वी शंकर ने प्रतियोगिता के दौरान दीर्घकालिक पटेल टेंडिनाइटिस, झंपर घुटना की समस्या के बावजूद भी भाग लिया था। डेकाथलॉन क्या है? एक संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है जिसमें 10 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाएं शामिल होती है। ये गति, शक्ति, सहन शक्ति, चपलता और तकनीकी कौशल की परीक्षा लेती है। तेजस्वी शंकर पुरुष डेकाथलॉन में 8,057 अंकों के भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं, और इन्होंने उच्च कूद व डेकाथलॉन में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हुए हैं। तेजस्वी शंकर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भी उच्च कूद में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था, और हांगझोउ एशियाई खेल 2023 में डेकाथलॉन में इन्होंने रजत पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 26 में डेकाथलॉन पदक जीतने के साथ साथ तेजस्वी शंकर ने 2 अलग अलग एथलेटिक्स स्पर्धाओं में राष्ट्रमंडल खेल पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट के रूप में दर्जा प्राप्त किया है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर सेशन था, उस करंट अफेयर सेशन में ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी मैंने अतुल्यम एकेडमी टीम के साथ आपसे चर्चा करी। आप
सभी करंट अफेयर से संबंधित जो हमारी कक्षा है वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो नए वीडियो हैं वो आसानी से मिल सकें। और शीघ्र ही हम हमारे अतुल्यम अकेडमी ऐप पर भी आपको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ उपहार स्वरूप छूट भी लेकर आ रहे हैं। जल्दी वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। धन्यवाद।